यार मुझे लगता है उनको फौरन फोन करना चाहिए, उनके घर वालों को फौरन इसी वक्त। हाँ, तुम्हारा जैस्मिन के फादर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, तुम बात करोगे तो मुनासिब रहेगा। बात करो जल्दी। हेलो हेलो अंकल, मैं अभी बात कर रही हूँ। कहाँ हो तुम भाई? मेरी जैस्मिन से बात कराओ। कहा था 12 बजे तक आ जाएंगे। मैं परेशान खड़ा हूँ दरवाजे के ऊपर, एहसास नहीं है बच्चे को बिल्कुल। बात करो मेरी उससे। अंकल बहुत बड़ा मसला हो गया है, हमारी कार यहाँ से गायब है और पता नहीं जैस्मीन किसी बात पर नाराज होकर शायद कार लेकर चली गई है। अंकल उसका फोन भी बंद जा रहा है, क्या वो घर आई है? क्या बकवास कर रही हो? वो अब तक घर नहीं पहुंची है। बात करो मेरी उससे, मजाक का टाइम नहीं है। पता नहीं इतना परेशान हूँ, उससे पहले बात करो। कहाँ पर है वो? अंकल ये सब तो हमें भी नहीं पता, वो आर्यन कैब को लेने गए, हम लोग तो रोड पर वेट कर रहे हैं। क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं पता है? हमें पता चलेगा तो हम फोन कर देंगे। मना किया था इस बच्ची को मत जाओ, मगर नहीं जाएंगे पिकनिक पे, जाएंगे पिकनिक पे। अब कहाँ चली गई होगी? मैं कहाँ मालूम करूं? बीबी साहिबा, मेरा नाम सनोबर है। पुलिस हम गरीबों की कोई बात नहीं सुनती। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या? मेरा शौहर है गुल खान, वो फार्म हाउस पे काम करता है। 2 दिन हो गए उसको कुछ पता नहीं है। पुलिस भी हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रही। तो आपको किसी पर शक है? जी, उसका मैनेजर है परवेज मलिक। उस पर क्यों शक है आपको? उसका और गुल खान का झगड़ा रहता था। साहब तनख्वाह मेरी 8,000 और रसीद 12,000। ओ भाई, तेरी तनख्वाह 8,000 ही है, ये टैक्स के मामला की वजह से तुझे 12,000 की रसीद पे साइन करने होते। ये सफाई वफाई करवा, इनको कटवा ये दे, और झूलों को ग्रीसिंग करवा। इधर पानी वानी सारा सूखा पड़ा हुआ, किसको जवाब दूंगा? मेरा काम चौकीदारी है, जमादारी नहीं। ओ ये तो अल्लाह का शुक्र कर तुझे काम पे रखा हुआ है, वरना तेरे जैसे को तो कोई जमादार भी ना रखे। क्या तूने मुझे जमादार बोला? चल यहाँ से निकल और अपनी शक्ल मेरे सामने नहीं लाना आइंदा के बाद। तुझे ऐसी जगह मारूंगा तेरी लाश नहीं मिलेगी, तेरी लाश नहीं मिलेगी। अल्लाह करे हमारा गुल खान खैरियत से हो। देखिए सनोबर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जो मैनेजर पर शक है वो सिर्फ एक वहम हो और खुदा ना ख्वास्ता आपका शौहर किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। आपने हॉस्पिटल्स वगैरह चेक किए हैं? हर जगह चेक कर लिया, कहीं कुछ पता नहीं है। सज्जाद साहब, आप मेरे घर तशरीफ लाए, इसलिए मैं बड़े सब्र और तहम्मुल से बात कर रहा हूं आपसे, वरना आप लोगों की बातें मेरी समझ बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, अजीब गोलमोल बात कर रहे हैं। मुझे ठीक ठीक बताइए, मेरी बेटी कैसे गायब हुई? अंकल, जब स्विमिंग के बाद हम दोबारा हॉल में आए और बारबेक्यू करने लगे तो हमें वहां जैस्मिन की कमी महसूस हुई। हमने उसे बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। वाह, यानी मेरी जीती जागती बेटी आपके दरमियान में से गायब हो गई। ये बातें सुन सुन के मेरे कान पक गए। यानी ये भी समझ में आने वाली बात है कोई? सज्जाद साहब, आप बेटे के बाप हैं, आप नहीं जान सकते कि बेटी के बाप पे क्या गुजरती है। आजम भाई, आपकी परेशानी वजह है। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि जैस्मीन से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? नहीं पापा, जैस्मीन से हमारा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। वो अचानक से खुद से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, और हमारी गाड़ी भी नहीं थी। वो हमारी गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ चली गई थी, और फिर हम कैब लेके घर आ गए थे। अपनी गाड़ी की फिक्र है, मेरी बेटी की नहीं। आजम भाई, आप हौसला रखें, मुझे गाड़ी की फिक्र नहीं है, मुझे जैस्मीन की फिक्र है। मैं बात करता हूं। सज्जाद साहब, आप तो बड़े असर और सूख वाले हैं। यहां आने के बजाय आप पुलिस में जाते, उन्हें फोर्स करते को मेरी बेटी को तलाश करें। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मेरी हेल्प कीजिए। मैडम जी, आपकी वजह से FIR तो कट गई,
लेकिन अभी तक गुल खान का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की अभी तक? नहीं, मेरा बेटा शहबाज खान गया था फार्म हाउस अपने बाप का पता करने। वहाँ उसकी खोली से उसे मोबाइल मिला जो बंद पड़ा हुआ था। उसने मैनेजर से जाके पूछा, मैनेजर ने उसे भगा दिया, कह रहे जाओ, तुम्हारा बाप नौकरी छोड़ के चला गया। तो ये सारी बातें तो आपने अपने तौर पर मालूम की हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने कोई पूछगछ नहीं की? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप परेशान ना हो, आप घर जाएं, पुलिस से मैं खुद बात करती हूँ। आप कुछ करें। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं पुलिस से पता करूँ। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर साहब, गुल खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी आपके थाने में, और उसकी बीवी सनोबर अभी मेरे पास आई थी। वो बेचारी रो रही थी, कह रही आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। क्या तफ्तीश की आपने? जी मैडम, लेकिन अभी तक गुल खान का पता नहीं चल रहा। आप तफ्तीश करेंगे तो कुछ पता चलेगा ना। आप लोकेशन पे गए हैं? इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई मुश्किल है वहाँ किसी बंदे को छुपा कर रखना या उसको कैद करके रखना? और जब उसकी बीवी ने शक का इजहार किया है मैनेजर पर, तो आपने जाकर कोई पूछगछ की है मैनेजर से? और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस केस में तो मुझे बता देना, अपना वक्त जाया करें ना हमारा। मैं आईजी साहब से कहकर कोई मोटिवेटेड ऑफिसर लगवा देती हूँ उस केस पर। ऐसी बात नहीं है मैडम, दरअसल पुलिस के पास कोई एक केस तो होता नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं आज फार्म हाउस जाकर मैनेजर से तफ्तीश करता हूँ। ये बहाने आप मुझे मत बताएं। केसेस लॉयर्स के पास भी सिर्फ एक नहीं होते। मैं भी एक वक्त पे बहुत केसेस पर काम कर रही होती हूँ। शायद आप भूल रही है कि इससे पहले भी एक केस पर मैं आपके साथ काम कर चुका हूँ, और उस कत्ल केस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी। चलें ठीक है, आप मुझे बताकर टाई अप करके जाइएगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी वहाँ पर। मैं खुद बात करना चाह रही हूँ मैनेजर से। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ कराची में 2,909 अफराद का कत्ल हुआ। इनमें 134 अफराद जाती दुश्मनी की बिना पर, जबकि 107 अफराद डकैती में मज़ाहमत की बिना पर जान से गए। 36 अफराद नामालूम गोली का निशाना बने। वालेकुम अस्सलाम। आप परवेज साहब हैं? जी सर। अच्छा देखें, यहाँ का एक गार्ड है गुल खान, वो गुमशुदा हुआ है। हम उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, और हमारी मालूमात के मुताबिक आखिरी मर्तबा वो इसी फार्म हाउस में देखा गया। बल्कि हमें तो ये भी मालूम हुआ है कि उसका कोई आपसे भी झगड़ा हुआ था। गुल खान से मेरा किस बात पे झगड़ा? वो एक यहाँ का मामूली गार्ड था और मैं मैनेजर हूँ, और वैसे भी वो बिना बताए एक हफ्ते से गायब है, और मुझे मजबूरन दूसरा गार्ड हायर करना पड़ा। देखो, गुल खान की बीवी को तुम पर ही शक है। तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी थी? सच सच बता दो, तुमने उसे कहाँ गायब किया है, वरना ये याद रखना, तुम कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, एक टैक्स पेयर सिटीजन हूँ, और मुझे नहीं पता वो गार्ड कहाँ है। ठीक है सर, पता चल जाएगा। आप क्यों लटकाई नहीं अंदर? गरीबी स्ट्रेंज। ये किस चीज के निशान है मैम? ये तो बुलेट्स के निशान लग रहे हैं मुझे। ये इंस्पेक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। मैम वो देखिएगा। खून के धब्बे। इंस्पेक्टर साहब, ये देखें, यहाँ खून के धब्बे हैं, वहां पर हमें बुलेट्स के निशान मिले उस तरफ से। यहाँ पे खुदाई करवाएं। ठीक है, कुदाल ले आओ। ये क्या है? ये पिस्टल अंदर से मिली है मुझे। आपका ये पिस्टल? जी मैडम, ये पिस्टल मेरी है और लाइसेंस है मेरे पास। और जो कुछ आप समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी पता चल जाएगा, खोदो।
लाश मिल गई है, आला कत्ल मिल गया, गिरफ्तार करें इसे। तुम्हें गुलखान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो इसे। योर ऑनर, आर्यान फार्म हाउसिंग स्कीम के प्रोजेक्ट का गार्ड गुल खान 9 मई को ऑन ड्यूटी उन्हीं फार्म हाउसेस से लापता हो गया। गुल खान की बीवी सनोबर को इस बात का शक था कि उसके शौहर की गुमशुदगी में उस प्रोजेक्ट के मैनेजर मुल्जिम परवेज मलिक का हाथ है। और 13 मई को जब पुलिस ने आर्यान फार्म हाउसिंग के एक घर पर तलाशी ली तो वहां से गुल खान की लाश भी बरामद हो गई। योर ऑनर, लाश का पोस्टमार्टम भी 13 मई को ही किया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गुल खान को 20 फुट के फासले से 9 mm के पिस्टल से शूट किया गया। गुल खान की गर्दन में गोली लगी जिसकी वजह से वो हलाक हो गया। 13 मई को किए जाने वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि उस वक्त गुल खान की लाश 5 दिन पुरानी थी, यानी कि 9 मई को गुल खान गुमशुदा हुआ और उसी तारीख को उसे कत्ल कर दिया गया। योर ऑनर, मकतूल की बीवी सनोबर ने इस वारदात में मुल्जिम परवेज मलिक को नामजद किया है। और योर ऑनर, जब पुलिस ने आर्यान फार्म हाउसिंग के उस मॉडल फार्म को तलाश किया, सर्च किया, तो वहां से एक 9 mm का पिस्टल भी बरामद हुआ जिसका लाइसेंस मुल्जिम परवेज मलिक के नाम पर जारी किया गया है। योर ऑनर, मुद्दई को पूरा शक है कि उसके शौहर के कत्ल में मुल्जिम परवेज मलिक ही मुलव्विस है। योर ऑनर, इस केस की तफ्तीश को पूरा करने के लिए इस तकाजा की अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट परवेज मलिक मिस्टर सजाद अहमद के पास अरसा 3 साल से फार्म हाउस पर बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे थे, जबकि मकतूल गार्ड अरसा 6 माह पहले ही मुलाजिम हुए थे। भला एक मैनेजर की गार्ड से क्या दुश्मनी हो सकती है? और ये मामला इतना सीधा नहीं जितना इस्तगासा ने इसे बनाकर अदालत में पेश किया है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के पास पिस्तौल है जो अपनी हिफाजत के लिए रखते थे और उसका लाइसेंस भी है। और सर, ब्लास्टिक टेस्ट की रिपोर्ट से ये बात साबित होना अभी बाकी है कि मकतूल को मेरे क्लाइंट की पिस्तौल से ही शूट किया गया था या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल गुल खान का मर्डर 9 मई को हुआ, जबकि मेरे क्लाइंट परवेज मलिक 9 मई को फार्म हाउस गए ही नहीं क्योंकि उस दिन एतवार था और उनकी छुट्टी थी और अपने घर पे मौजूद थे। सर, मेरी मुल्ज़िम अदालत से दरखास्त है कि मुल्ज़िम को जुडिशल कस्टडी किया जाए कि अगर इसे मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाएगा तो पुलिस टार्चर करके इससे ना करदा गुनाह भी इससे जो है कबूल करवा लेंगे। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, वकील साहब का कहना है कि 9 मई को एतवार था, छुट्टी थी, इसलिए इनका क्लाइंट फार्म हाउस पर नहीं गया। योर ऑनर, कंस्ट्रक्शन का काम कोई आम दफातर जैसा नहीं होता कि 9 to 5 हो और एतवार वाले रोज छुट्टी हो। मुल्जिम परवेज मलिक के पास अपनी क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स यानी अपने बीवी और बच्चों के अलावा कोई दूसरा एलिबाई भी नहीं है जो ये गवाही दे सके कि 9 मई को परवेज मलिक साहब असल में कहां पर थे। योर ऑनर, मुल्जिम परवेज मलिक के पास ये कत्ल करने की अपॉर्चुनिटी भी थी और मुहरिक भी था। सर, लोकेशन पर काम करने वाले बहुत से लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात बताई कि मुल्जिम का मकतूल के साथ मुख्तलिफ बातों पर तनाजा चल रहा था और इन्होंने खुले आम मकतूल को धमकियां भी दी थी। योर ऑनर, इस वक्त तफ्तीश इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। थैंक यू सर। यह अदालत मुल्जिम परवेज मलिक को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड। गुज़श्ता बरस कराची में औरतों के कत्ल की 154 वारदातें हुई। इनमें 55 औरतें करीबी रिश्तेदारों और 61 औरतें बारसूख अफराद के हाथों हलाक हुई। 14 औरतें नामालूम सिमत से आने वाली गोली का निशाना बनी। जी मैडम, कैसे याद किया आपने? इंस्पेक्टर साहब, फार्म हाउस जिस इलाके में है वहाँ पर तो बहुत सन्नाटा होता है और सन्नाटे में तो गोली की आवाज गूंजती है। अब फार्म हाउस के इर्द गिर्द जाकर पता करें, किसी न किसी ने तो गोली चलने की आवाज सुनी होगी और बल्कि हमें एक और गवाह भी चाहिए।
जो इस बात की गवाही दे सके कि परवेज मलिक फार्म हाउस पर 9 मई को मौजूद था। ठीक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप इधर ही होते हैं? जी सर, मैं फार्म हाउस का चौकीदार हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है मेरा। तो फिर तो आप गुलखान को भी जानते होंगे, आर्यन फार्म हाउस का चौकीदार? जी सर, अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अफसोस हुआ उसका। तो फिर तो आप परवेज मलिक को भी जानते होंगे, उस फार्म हाउस का मैनेजर। मुझे ये बताइए कि 9 मई को परवेज मलिक अपने फार्म हाउस आया था? 9 मई को परवेज मलिक को नहीं देखा, मुमकिन है आया हो। देखते हैं, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजा है सर। रजा साहब, आप इसी फार्म हाउस पे काम करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये पड़ोस में जो फार्म हाउस है, इसके चौकीदार को जानते हैं, गुलखान को? मेरा मिलना जुलना नहीं है उन लोगों से। अच्छा, उस फार्म हाउस के मैनेजर को जानते हैं, मलिक परवेज को? 9 तारीख को उन्होंने अपना फार्म हाउस किनको दिया था, कुछ बता सकते हैं? सर मुझे नहीं पता, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के आए थे, पार्टी कर रहे थे। सामना मेरा फार्म हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है। अलबत्ता एक मॉडल फार्म हाउस है जो मुकम्मल है। उसी फार्म हाउस पर मेरा बेटा आर्यन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था। इत्तेफाकन उसी रोज इनके ग्रुप की एक लड़की भी लापता हो गई, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी गई है। मैं भी अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी तरीके से वो लड़की बाजियाब हो जाए, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। अजीब इत्तेफाक की बात है। वैसे आपके उस फार्म हाउस के प्रोजेक्ट पर कितने गार्ड्स हैं? वैसे तो वो प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसीलिए एक शिफ्ट में एक ही गार्ड होता है। अच्छा आर्यन बेटा, आप ये बताएं कि जिस दिन आप पिकनिक मनाने के लिए फार्म हाउस गए थे तो वहाँ पर मैनेजर परवेज मलिक थे? जी पापा, मैंने परवेज को कॉल कर दी थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ रहा हूँ, और मेरे हिसाब से वो वहाँ गया होगा सफाई वगैरह करवाने के लिए। अच्छा, जिस रोज़ आप वहाँ पर पहुँचे थे तो क्या गार्ड गुलखान वहाँ पर मौजूद था? नहीं आमना साहिबा, वहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं था। मैंने परवेज को फ़ोन कर रब्ता करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, लेकिन जैस्मीन के गायब होने के बाद वहाँ कोई गार्ड नहीं था। अपने मैनेजर को कॉल किया था और बताया था कि वहाँ पर गार्ड नहीं है? नहीं आमना साहिबा, मैं तो अभी तक, मैं क्या हम सारे दोस्त अभी तक इस सकते में हैं कि जैस्मीन कहाँ गायब हो गई है। और उस वक्त भी कुछ इसी तरह का आलम था कि हम सब परेशान थे कि अचानक से जैस्मीन और गाड़ी, ये दोनों चीज़ें किस तरह से गायब हो गई। तो और रात भी इतनी थी कि हम वहाँ रुक नहीं सकते थे, तो फिर मैं कैब लेकर हम सबको घर लेकर आ गया। आपने अपने वालिद को बताया था कि प्रोजेक्ट साइट पर ना गार्ड है ना मैनेजर है? हम कोशिश कर रहे थे मगर किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा था, तो फिर हम उसी तरीके से, किसी भी तरीके से हम घर पर लौट आए थे। आपको इल्म था इस बात का कि जो गार्ड और मैनेजर है उनके दरमियान कोई नोकझोंक चल रही है? नहीं, मुझे इस मामले में कुछ इल्म। लगता है लाश बहुत खराब हो गई। बहुत सारे दिनों से ये पानी और मछलियों ने बहुत काटा है इसको। जी सर। इसकी फिंगरप्रिंट कराएं। बेहतर सर। और नादरा को भेजें। ओके सर। ताकि पता चले कि ये लाश किसकी है। सर ठीक है। आप ऐसे करें, एम्बुलेंस को बुलाएं। ओके सर। लाश को पोस्टमार्टम के ले जाएं। आमना साहिबा, एक बहुत बुरी खबर है। वो मैडम, दरअसल पुलिस को समुंदर से एक लाश मिली है जो जैस्मीन की है। समुंदर से जैस्मीन की लाश मिली है? ये तो बहुत अजीब सा मामला है। फार्म हाउस से इतनी दूर समुंदर में उसकी लाश कैसे मिली है?
बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है मैडम, अल्लाह हाफिज। पोस्टमार्टम के 4 तरीक़ेकार हैं: फॉरेंसिक ऑटोप्सी, हॉस्पिटल ऑटोप्सी, मिनी ऑटोप्सी और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। कत्ल की तफ्तीश में फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है, जिसमें मरने वाले की शनाख्त, मौत का सबब, वक्त, तरीक़ेकार और इस बात का तयन किया जाता है कि मौत किन हालात में वाक़ई हुई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम, जैस्मीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अच्छा, कोई खास बात पता चली इससे? जी मैम, रिपोर्ट से तो ये लग रहा है कि जैस्मीन समंदर में डूब के नहीं मरी। ठीक कह रहे हो तुम, बल्कि इस रिपोर्ट से तो ये भी जाहिर हो रहा है कि गुल खान और जैस्मिन के कत्ल में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब से जरा मालूम करो कि वो जो कैब ड्राइवर था ना, जिसने जैस्मिन के फ्रेंड्स को उनके घर पे ड्रॉप किया था, पता करो इंस्पेक्टर साहब ने उस कैब ड्राइवर से ठीक तरह पूछगछ की है या नहीं। बल्कि रहने दो, तुम उस कैब ड्राइवर का मालूम करो, उसे ऑफिस बुलवाओ, मैं खुद बात करूंगी उससे। ठीक है मैम। और बल्कि इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात भी करवाओ, मुझे फार्म हाउस से कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट करवाने पड़ेंगे। मैं ही करता हूँ। योर ऑनर, जब गुल खान के कत्ल के केस के हवाले से बैलिस्टिक रिपोर्ट सामने आई तो ये बात तो साबित हो गई कि गुल खान का कत्ल मुल्जिम परवेज मलिक के पिस्टल से ही किया गया। लेकिन योर ऑनर, इसी असना में इस केस को उलझाने के लिए एक और वारदात सामने आई और उस वारदात के ताने बाने भी मकतूल गुल खान के कत्ल से मिलते थे। योर ऑनर, जैस्मिन नामी एक लड़की की लाश समुंदर से मिली। देखने में तो ये लग रहा था कि ये खुदकुशी का केस है, लड़की समुंदर में डूबकर मर गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जैस्मिन के फेफड़ों में समुंदर का नमकीन पानी नहीं बल्कि किसी स्विमिंग पूल का क्लोरीनेटेड वाटर पाया गया। फेफड़ों में यही क्लोरीनेटेड पानी भर गया था जिसके बायस जैस्मिन की मौत हुई और बाद में उसे समुंदर में फेंक दिया गया। योर ऑनर, जैस्मिन की मौत का ताल्लुक गुल खान के केस से क्यों था? अहम बात यह थी कि जैस्मिन भी 9 मई को आर्यान फार्म हाउसिंग के उस प्रोजेक्ट पर अपने दोस्तों के हमरा गई और 9 मई को ही जैस्मिन पुरसरार तौर पर उस प्रोजेक्ट से कहीं गायब हो गई। योर ऑनर, जैस्मिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बात बताती है कि जैस्मिन का कत्ल भी 9 मई को ही किया गया। योर ऑनर, अब सवाल ये उठता था कि अगर मुल्जिम परवेज मलिक के पास मकतूल गुल खान को कत्ल करने का मोहरिक था तो जैस्मिन को कत्ल करने का क्या मोहरिक था? क्या जैस्मिन के पास कोई ऐसा राज था जिसका ताल्लुक मकतूल गुल खान से था या मुल्जिम परवेज मलिक से? और फिर सवाल ये भी उठता था योर ऑनर कि अगर गुल खान को कत्ल करके उसी फार्म हाउसिंग के प्रोजेक्ट की जमीन में उसे दफनाया जा सकता था तो जैस्मिन को कत्ल करके उसकी लाश 45 किलोमीटर दूर समंदर में क्यों फेंकी गई? योर ऑनर, सवाल ये भी उठता था कि क्या इस दोहरे कत्ल की वारदातों में मोहरिक अलग अलग था और कातिल भी अलग अलग थे या मोहरिक भी एक था और कातिल भी एक ही था? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने मुख्तलिफ लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू की। योर ऑनर, तफ्तीश के इस मोड़ पर हर इंसान के बयान की जांच पड़ताल की जा रही थी और इस केस से जुड़े हर शख्स को शक की निगाह से देखा जा रहा था। इसी हवाले से जैस्मिन के दोस्तों के बयानात को वेरीफाई करने के लिए उस कैब ड्राइवर से भी पूछताछ की गई जिसने उस रोज इन तमाम दोस्तों को सड़क से पिक किया था और घर पे ड्रॉप किया था। जी, आपने जो पुलिस को बयान दिया था वो इस वक्त मेरे सामने है और इस बयान के मुताबिक आपने उस रोज फार्म हाउस से 3 सवारियां पिक की थी, जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक आपके पास 4 पैसेंजर्स होने चाहिए थे। आप मुझे बताएं कि आपने फार्म हाउस से कितने लोगों को पिक किया और उनको कहां कहां ड्रॉप किया? मैडम, उस रात जब मैं फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तो वहाँ पे 3 नौजवान मेरा इंतजार कर रहे थे।
उसमें एक लड़की और 2 लड़के शामिल थे। लड़की को मैंने गुलिस्तान जौहर पे ड्रॉप किया था और एक लड़के को मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे उसके घर पे ड्रॉप किया था और एक लड़के को मैंने सबा एवेन्यू पे ड्रॉप किया था। कॉल करके आपको किसने बुलाया था? लड़की ने बुलाया था या लड़के ने? मैडम मुझे लड़के की कॉल आई थी। और ये बात आप पक्के यकीन से कह रहे हैं कि वहां से आपने 3 सवारियां पिक की हैं, 4 नहीं? सर, टैक्सी ड्राइवर के इस बयान के बाद जैस्मिन के दोस्तों के बयान में वाज़े तजाद नजर आ रहा था और पुलिस ने जब इन दोस्तों से दोबारा पूछगछ की तो इन्होंने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर लिया। पहले ड्राइवर ने सरमद को उतारा और फिर बाद में मुझे उतारा था। ड्राइवर ने पहले मुझे उतारा और आखिरी में आर्यन को उतारा। सबसे पहले अबिया को उतारा था। हम रात तकरीबन 11 बजे वहाँ से निकल गए थे। 9:15 बजे हम फार्म हाउस से बाहर जा चुके थे। हम रात 10 बजे निकल गए थे। जैस्मीन को 8 बजे देखा था। 8:30 बजे तक जैस्मीन हमारे साथ थी। जैस्मीन तो 7 बजे ही गायब हो गई थी। और इनके बयानात से ये बात भी वाज़े हो गई कि इन 2 मुख्तलिफ वारदातों के मोहरिक भी अलग थे और इन 2 वारदातों के कातिल भी अलग अलग थे। योर ऑनर, इन दोनों वारदातों के असली मुल्जिमान को मैं अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए। मुल्जिम आर्यन कौन है? सर मैं। जुहेब, सरमद और मुल्जिमा अबीहा, तुम तमाम लोग इस बात का एतराफ करते हो कि तुम इस जुर्म में बराबर के शरीक हो? जी सर। बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? सर, हम 5 ने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की है और एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। सर, हम 5 आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और बचपन से साथ ही हैं। उस शाम भी हम लोग साथ ही थे और कार ड्राइव करते हुए डैड के फार्म हाउस पर गए और फिर इसको लगा के बता तो मानूंगा। नहीं, इसको नहीं मार पाएगा। नहीं लगा पाएगा। अभी हाँ मैनेजर के रूम में रखी हुई थी, उठा कर ले आया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज़ुहैब तू बता यार, क्या मारूं? अभी हाँ एक काम करते हैं, तुम वहां जाकर सामने खड़ी हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे सर पे एप्पल रखता हूँ और फिर निशाना लगाता हूँ। तुम्हारे दिल से सारा डर और खौफ निकल जाएगा। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। कम ऑन अभिया, मैं अभी एप्पल की बास्केट लाता हूँ। उस दरख्त की टहनी पे निशाना लगा के बता, तुझे चैंपियन मान जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लो। अब पुलिस हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, गड्ढा खोदो, लाश को यहीं दफना दो। कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा करेंगे, लाश को दफना के फौरन यहाँ से चले जाएंगे। जैस्मीन बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे अच्छा हो कोई आइडिया हो भी नहीं सकता। ज़ुहैब जल्दी से बेल चला, जा जल्दी से बेल चला। और फिर हमने गार्ड की लाश ठिकाने लगा दी। जैस्मिन मुसलसल इस बात की मुखालफत कर रही थी और इसी बात को लेकर अभिया और जैस्मिन में बहुत शदीद झगड़ा भी हो गया। मुझे नहीं पता था कि जैस्मिन मर जाएगी। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तुम पागल हो गई हो जैस्मिन, हम पुलिस को नहीं बता सकते। लाश को ठिकाने लगाने में ही हमारी बेहतरी है। मैं पुलिस को नहीं बता सकती। लेकिन अभिया,
अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो हम इस तरह और ज्यादा फंस सकते हैं। अभी हाँ बात समझने की कोशिश करो, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर हमने पुलिस को नहीं बताया तो हम और फंस सकते हैं। अभी हाँ प्लीज तुम समझो जैस्मिन, हम पुलिस को कुछ नहीं बता सकते। अगर अम्मी को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगी, खानदान में अलग बदनामी होगी, कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। मैं पुलिस को कुछ नहीं बता सकती, मुझे हवालात की हवा बिल्कुल नहीं खानी है। तुम्हें नहीं बताना तो तुम ना बताओ, लेकिन मैं जा रही हूँ पुलिस को बताने। तुम जा कैसे सकती हो? इतनी हिम्मत है तुम में? कम ऑन, नो प्लीज, मैं वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैंने मना किया ना, तुम नहीं जाओगी। प्लीज लीव मी। तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी, मैं नहीं मार दूंगी। ये ले, जहाँ एक लाश अपने ठिकाने लगाई तेरी भी लग जाएगी। मैं तो बस गुस्से में उसका सर पानी में डुबोई हुई थी। फिर हमने मिलकर तय किया कि जैस्मीन की लाश को भी ठिकाने लगाना होगा, और हमने मिलकर उसकी लाश को कार में डाल दिया और आर्यन कार ड्राइव करके समंदर पर ले गया। वहां हमने उसकी लाश को पानी में फेंक दिया और कार को वहां से दूर ले जाकर छोड़ दिया। गार्ड और जैस्मीन की मौत एक हादसा थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फंस गए। जज साहब, वो सब सिर्फ एक हादसा था, हमने जानकर नहीं किया। वकला की बहस और मुल्जिम आर्यन के इतराफ़ जुर्म के बाद यह अदालत मुल्जिम आर्यन को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम जुएब, सरमत और अबिया को आर्यन का साथ देने और मकतूल गुल खान को दफनाने के जुर्म में 5-5 साल कैद ब मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है, और मुल्जिमा अबिया को जैस्मीन को डबोकर कत्ल करने के जुर्म में यह अदालत उसके खिलाफ फौरन मुकदमा चलाने का हुक्म देती है, जबकि मुल्जिम परवेज मलिक को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।